क्या पढ़ना था? होमवर्क दिया था? क्या दिया था? डीपीपी नंबर 2। डीपीपी नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 1 हो गया। 2 3 3 ना हुआ? तो ये पल्स को ऊपर जाने में कुछ टाइम लगेगा, जिसको लिखोगे 1/2 g/2t²। इसको नीचे आने में टाइम लगेगा 1/2 gt²। ये दोनों मिला के L के बराबर है। यही है ना? बस कर लूं? तो ये अगर तुम्हारी डिस्टेंस x है तो ये x/2 है, तो ये L है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2L/3। इसको x लिया था, नहीं इसको x लिया था, तो यहाँ से L/2L/3 और यहाँ से L/3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। ये तो कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। द मीडियम दूसरा। द मीडियम एट ए will be in same phase as D। D कहाँ है? D है। ठीक है भाई। वेव जा रही है राइट में, तो ये पॉइंट नीचे आ रहा होगा, तो इस पॉइंट का जो फेज है वो ये है, इधर ऐसे नीचे। और उस वाले का फेज कितना है? इसका फेज है ये यहाँ पर है, तो ये इस फेज में कितनी देर के बाद आएगा? तो T/4 टाइम के बाद आएगा। और T को क्या लिख सकते हो? 1/4N। ठीक तो है? तो ये गलत हो गया ये तो। ये तो गलत हो गया भैया। कहाँ, किसने पूछा था? हो गया, समझ में आया? इसको इस फेज से इस फेज तक आने का टाइम पता करना है, तो ये T/4 होगा। T की वैल्यू 1/n, तो 1/4N हो गया जी। नहीं, इस समय जो इसकी फेज है, इस फेज में इसको आना है, नहीं तो इनके बीच में तो हमेशा फेज डिफरेंस रहेगा। तो ये उसके जिस समय इन दोनों की फेज कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 11। तो इसका म्यू निकाल लो। मास दिया है 0.18 डिवाइडेड बाय 6 किलोग्राम पर मीटर। 4 कंप्लीट साइकिल है 6 मीटर में।
2, 3, 4। तो एक साइकिल का मतलब लैम्डा, तो 4 लैम्डा की वैल्यू 6, तो लैम्डा की वैल्यू 1.5 मीटर। ठीक है भाई। द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग साइन्यूसॉइडली, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। पीक टू वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 7.5 बाई 100 मीटर। पावर पूछिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, हाफ म्यू ए स्क्वायर, रख लो वैल्यू, ए पता है म्यू पता है, वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू कहाँ से आएगा, एफ लैम्डा से, तो वी डब्ल्यू भी पता है, वो एफ पता है, तो ओमेगा पता है, एम्पलीट्यूड पता है, म्यू पता है, वैल्यू रखनी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, बस बस इतना। डेसिबल, डेसिबल आ गए, डेसिबल। कल कुछ बात हो रही थी, वाई इंसिडेंट क्या लिखे थे यार, ए ए इंसिडेंट कुछ आया था, ए रिफ्लेक्टेड क्या आया था, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस, जो इक्वेशन बनी थी उनको सॉल्व करके ये रिजल्ट आएगा, और एक रिजल्ट ये आएगा, ए ट्रांसमिटेड 2V2, V2 प्लस V2 अपॉन V2 प्लस V1 AI। ठीक है, तो ये दो दो रिलेशन कल हम लोग फाइंड किए थे, कल जो बातें हुई थी उनका सार ये है। ठीक है, ये रिलेशन याद होने चाहिए, हो गए सबको याद, जल्दी जल्दी याद कर लो। V2 प्लस V2 है, 2V2 है वो, कितना है 2V2, ये तुम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, इनस्टेबिलिटी तो लेकिन आ गई हो, ठीक है, ये याद हो गए सबको। चलिए, एक पल्स है, ये कल किया था यार, पूरा ड्राइव आखिरी आखिरी तक यही तो हुआ था, दो इक्वेशन बनी थी कि नहीं, और उन दो इक्वेशन से ये रिजल्ट आएगा। तो अभी यहां पर एम्पलीट्यूड है ए, कितना एम्पलीट्यूड है, ये वेव ऐसे जा रही है, जाएगी, सुन रहे हो, सुन रहे हैं, इसका म्यू है ये, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, इसका म्यू 4 म्यू है। ठीक है, टेंशन दोनों रस्सियों में सेम है, तो वेलोसिटी v1 की वैल्यू अगर मैं v लेता हूं, तो v2 की वैल्यू क्या बताओ, v2 की वैल्यू बताओ भैया, खाली जगह भरो, कैसे कैसे भरें खाली जगह, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, तो अगर v1 की वैल्यू आप लिखोगे अंडर रूट टी बाई म्यू, और इसको v लिख रहे हो, तो v2 की वैल्यू लिखोगे अंडर रूट टी बाई 4 म्यू, तो ये अपने आप v बाई 2 बन जाएगा। ये देख दिमाग में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, यहां तक कोई, यहाँ v बाई 2 लिख लेंगे सब लोग, तो लिख लो ना, देखने से नहीं होता है सिलेक्शन, ऐसे देखने से सिलेक्शन नहीं होता, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि मुझे देखोगे और सिलेक्ट हो जाओगे, लिखो, लिखते रहो, उससे होगा सिलेक्शन। मल्टीपल टाइप्स की मेमोरी होती है हमारे पास, है
किसी वर्ड को लिखते समय उसकी स्पेलिंग याद नहीं होती, लेकिन फ्लो में लिखते हुए लिख जाती है। वो मसल मेमोरी है। आंखों की मेमोरी अलग है, कानों की मेमोरी अलग है, नाक की मेमोरी चाहिए इसको। सूंघ के सवाल कर रहे हैं, ऐसे सवाल को सूंघ रहा है। बी आंसर। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? V/2। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आपको आपको जुकाम हो तो आपको आलू और प्याज के टेस्ट का डिफरेंस पता नहीं चलता। आए आए, ये सच बात है। तो टेस्ट का मेन सेंसेशन नोज से है। बैंगन। ठीक है, सच में आप रिसर्च आप सर्च करना, तो टेस्ट का जो मेन सेंसेशन है वो यहीं से है। तो जब लोगों को जुकाम हो जाता है तो उन्हें कुछ टेस्ट का अंदाजा, बुखार में कई बार देखते हैं, सर्दी बुखार जुकाम होता है लोगों को, बोलते टेस्ट ही नहीं आ रहा खाने में। कोरोना में तो जानलेवा हमला हुआ था, और वो मेनली बीमारी इसी से थी, यहाँ से लेके फेफड़ों तक का मामला था। खैर, बायो थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन को यार। तो अभी ये वेव यहाँ पर जा रही है, ध्यान से देखना, इसका मास पॉइंट लेंथ म्यू है, ये 4 म्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की वेलोसिटी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो मुझे एक काम कर दो, ए आर की वैल्यू बता दो और ए टी की भी वैल्यू बता दो, कि ए आर ए का कितना गुना है और ए टी ए का कितना गुना है। जल्दी से वैल्यू रखो, फॉर्मूले ऊपर रखे हुए, लेकिन वैल्यू अपने हाथ से रखो। ए आर की वैल्यू क्या आ गई? ईयरफोन वाले भैया, ईयरफोन वाले बाबा हैं ये। नहीं, तुमसे नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे पास कहाँ है ईयरफोन? अरे भैया बताओ, वैल्यू रखो ऊपर, जल्दी रखो, नहीं तो तुम्हें आगे बुलाना पड़ेगा। तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई? -A/3। ओहो, -A/3 आ गई। तो ए टी की वैल्यू क्या है? 2A/3 है, ये प्लस में आई है। ओहो, ये माइनस में क्यों आई? तो वेव के फेज में पाई का चेंज आया होगा। क्या हुआ होगा? वेव का फेज जो है वो पाई से बदल गया होगा। ठीक है, तो वेव का फेज पाई से चेंज हो गया होगा। चलो जाओ उधर बैठो साइड में। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा कि आपने ये एम्पलीट्यूड्स मुझे बता दिए है ना। तो जब वेव लौटेगी, तो वेव क्या करेगी? जब लौटेगी तो लौटते समय वेव को अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि एक वेव यहां पर ऐसे जा रही है और दूसरी वेव यहां पर ऐसे जा रही है। सुन रहे हो? तो ये वेव जो है वो क्या हो गया? पाई का फेज डिफरेंस आ गया इसमें, मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस। तो साइन का ग्राफ किस में बदल जाएगा? माइनस साइन में बदल जाएगा ना। तो यहां पर अगर कोई वेव डेंसर मीडियम से लौटती है, तो जब डेंसर मीडियम से लौटेगी तो ए आर का फॉर्मूला आप देखो, V2 - V1 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो मैथमेटिक्स बता रही है कि वेव में पाई का फेज डिफरेंस कब आएगा? जब V2 की वैल्यू कम होगी और V1 की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब वेव जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगी तो पाई का फेज डिफरेंस उसमें आएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, तो अभी ये वेव इधर जा रही है किसी वेलोसिटी v से, और ये वाली वेव इधर जा रही है किसी वेलोसिटी v/2 से। इसका एम्पलीट्यूड आपको पता है, इसका भी एम्पलीट्यूड पता है कि नहीं? अब देखिए क्या है कि कुछ ना कुछ एनर्जी पर सेकंड यहां पर ऐसे आई होगी इंटरफेस पर।
है ना। मान लो कि अभी 100 यूनिट एनर्जी आई, तो कुछ एनर्जी तो आप कहोगे यार इधर लौट गई और कुछ एनर्जी इधर ट्रांसमिट हो गई, होगी कि नहीं। तो कितना परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है ये बताना है। तो अब ये कैसे बताएं, या कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसमिट हो गई है, तो ये भी पूछ सकता है। तो वो जब भी मुझसे पूछेगा कि कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसमिट हो गई है, मैं ये फाइंड नहीं करता हूं, ये फाइंड करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर के फॉर्मूले में कुछ चीजें हैं। क्या क्या है? 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डब्ल्यू। अगर मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में कंपैरिजन करूं, तो मुझे पता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में केवल एम्पलीट्यूड का अंतर है। लेकिन अगर मैं ट्रांसमिटेड वेव की बात करूं, तो ट्रांसमिटेड वेव में म्यू बदल जाएगा, ए भी बदल जाएगा, वी डब्ल्यू भी बदल जाएगा। तो ट्रांसमिटेड में मुझे बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड में मुझे पता है कि जो पावर है वो केवल एम्पलीट्यूड के बदलने से बदलेगी। समझ रहे हो? तो अगर मुझसे कोई रिफ्लेक्टेड वेव का इनको पूछता कि कितना परसेंट पावर चला गया, तो मैं कहूंगा देखो भाई, पी इंसिडेंट अपॉन पी रिफ्लेक्टेड अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए इंसिडेंट का स्क्वायर अपॉन ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर। ठीक है। पी इंसिडेंट अगर आप परसेंटेज में चाहते हो तो पी इंसिडेंट को 100 मान लो, तो पी रिफ्लेक्टेड लिख दोगे यहां पर। ए आई कितना है, ए माने थे आप, और ए आर कितना है, माइनस का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 9 को ऊपर लिख दिया जाए, तो पी आर कितना आ गया, 100/9%, है ना। लगभग कितना, लगभग 11% पावर जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। तो फिर ट्रांसमिट कितनी हुई, 100 में से घटा दो यार उसको, तो ट्रांसमिटेड परसेंटेज भी मिल जाएगा। लगभग 89% पावर ट्रांसमिट हो गई। ये पूछ लेगा तो याद रखना कि इस फॉर्मूले का यूज करना, रिफ्लेक्टेड फाइंड करना पहले, उससे ट्रांसमिटेड बताना। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसमिटेड कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि फिर म्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ए का तो रखेंगे ही, वेलोसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड में बहुत बढ़िया है, क्योंकि सेम मीडियम में वेव आ रही है, तो ना म्यू बदलेगा ना वी बदलेगा, वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी, केवल और केवल एम्पलीट्यूड बदलेगा। डन। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, एक सवाल तो कर सकते हो, पक्की बात है। चलो। हम्म। अरे ये वेव आई, ये मोटी रस्सी, इफ ये एम्पलीट्यूड है ए, इफ परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड is 75%, find ए आर एंड ए टी। जल्दी से बताओ। ए आर ए टी की वैल्यू चाहिए, नहीं हो पाया। आई,
हो गया? अरे बताओ, इतनी देर लग रही है? ए आर इज इक्वल टू A/2 A/5। अरे बताओ क्या आ रहा, मुझे नहीं पता है। तो तुम लिखोगे कि अगर 75% ट्रांसमिटेड हो गई तो रिफ्लेक्ट कितनी हुई होगी? तो आप लिखोगे P इंसिडेंट अपॉन P रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू AI स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर। यही तो लिखोगे। ये 100 है, ये 25 है, ये A है और ये AR है, इसका स्क्वायर है। तो यहां से AR की वैल्यू क्या बताओगे? A/2 बताओगे। तो AT की वैल्यू क्या बताओगे? AT ना बता पाएंगे अब हम? डेंसर मीडियम से रे लौट रही है क्या? बोल दो। अगर रे डेंसर मीडियम से लौट रही है तो याद रखना, क्या याद रखना है? देख लो यहां पर दो वेव हैं, एक है AI और एक है AR, और ये बराबर होगा किसके? AI की वैल्यू A है, AR की वैल्यू क्या है? -A/2। माइनस क्यों लगा दिए यार? अरे यार, डेंसर मीडियम से वेव लौटेगी तो पलट के लौटेगी ना। अरे भूल जा रहे हो क्या? भूलना नहीं है ये बात, इसीलिए मीडियम दिखाया था, ये वेव ऐसे चलती हुई दिखाई थी। डेंसर मीडियम भी दिखाया था। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि यहां पर तो स्क्वायर का टर्म में प्लस माइनस दोनों मिलेंगे। वहां तो वो माइनस होगा तो उड़ जाएगा, वो थोड़ी दिखेगा उसमें। तो अभी AT की वैल्यू क्या बता दोगे? वेरी गुड। मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, अरे सिंपल सवाल है। हम्म। ठीक है, जानलेवा हो गया। और करना है? जी बेटा, माइनस डेंसर मीडियम से जब वेव लौटेगी तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज पाई से चेंज हो जाएगा। तो अगर ये ऊपर जा रही है तो दूसरी वेव नीचे की तरफ है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक प्लस में और एक माइनस में। जी बेटा, डायग्राम तो दिए यार, ये हल्की है, ये भारी है। ये रेयरर लो भैया। और ये तो तुमने, अगर मैंने म्यू नहीं दिया था तो तुमने प्लस क्यों लिया था? प्लस भी नहीं लेना चाहिए भाई, जितने जैसे माइनस नहीं लेना चाहिए वैसे प्लस भी नहीं लेना चाहिए, है ना भाई? ये चाय तो ठंडी थी, गर्म कैसे हो गई? दूसरी लेके आएगा? अच्छा। हाँ जी। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अब पूछो क्या कह रहे थे? वो जो ऊपर वाली वेव है, है। कैसे कैसे, फिर से बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ हाँ हाँ। ऐसे जैसे पकड़ो, तो ऐसे एक पल्स जनरेट की, तो ये पल्स ऐसे गई, ये ऐसे ऐसे चलेगी, उधर से लौट के आई ऐसे ऐसे। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इज अ मीनिंगलेस। ये तो मेरे पास क्या है कि मैं इसमें सिर्फ इसी प्लेन में खेल सकता हूँ। तो रस्सी को अगर आप ऐसे ही झटका मारोगे, इधर को लेके फिर यहाँ रुक जाओगे, तो पल्स ऐसे चलेगी। और अगर डेंसर मीडियम से लौटेगी तो पलट के इस तरह का शेप इधर चलता हुआ दिखेगा। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का यहाँ कोई सेंस नहीं है, किसी भी प्लेन में चला सकते, लेकिन तुम बहुत बढ़िया वेव चला रहे थे। नाम तो मिस ही हो गया यार, नाम बताओ। पांडे जी हो? गोलू पांडे? अनन्या पांडे को जानते हो? ठीक है, पांडे ही तो है वो। अनन्या पांडे नहीं है? नहीं, कपूर है। पांडे ही तो लगाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा देखना। देखिए देखिए, देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। देखिए, इंटेंसिटी के बारे में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डब्ल्यू। वैसे तो ये फॉर्मूला किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग वेव को, जब हम साउंड वेव की बात करते हैं, कौन सी वेव की बात? साउंड वेव की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। क्या होती हैं? एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स में कंप्रेशन एंड क्या, रेयरफैक्शंस होते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि कुछ जोन में कंप्रेशन है, दिख रहा है, और कुछ जोन में क्या है, रेयरफैक्शन है। तो ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। अभी डिस्टरबेंस ऐसे चल रहा है, तो मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन ऐसे होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है दिक्कत। तो अभी देखिए, कई लोग इस बात का अपोजिशन करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये जो तुम ऐसे लिखते हो ये अच्छी बात नहीं है। अभी देखो क्या है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट था, इसको तो, जैसे ये ओरिजिन ले लिया तुमने, मान लो, ध्यान से देखते रहना। अभी तुमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, तो अभी अगर तुम किसी पर्टिकुलर लेयर की बात करोगे तो उसकी पोजीशन को हम एक्स से दिखाते थे, और अगर वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता था ट्रांसवर्स वेव में, तो उस डिस्प्लेसमेंट को वाई से दिखाते थे। अब तो ये ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको वाई से दिखाएं क्या? दिखा तो सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो कई लोग इस डिस्प्लेसमेंट को, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखा देते हैं। किससे? तो जब इक्वेशन बनेगी तो वाई की जगह क्या यूज करेंगे? अच्छा, कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो वाई से ही दिखाते हैं, वो कहते हैं हमको, हम रहने दो तुम। लेकिन हम थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या कर देते हैं, एस से दिखा देते हैं। तो अगर मान लो कोई ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन मैंने लिखी होती, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो लॉन्गिट्यूडनल की भी यही लिख सकते हैं हम, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर एस नॉट कौन है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पसंद नहीं करते, बड़े अजीब अजीब से लोग हैं, है ना, उन वो कहते हैं कि देखिए, जो आप साउंड की अगर बात करते हो, तो साउंड में और बाकी मैकेनिकल वेव में कोई अंतर है क्या? अंतर तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, तो फिर साउंड वेव इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जिनको नहीं सुनाई देता उनसे पूछो। वो कान में ईयरफोन लगाए रहते लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता, कितना बुरा लगता। अभी नहीं लगाए हैं तो बुरा लग रहा है, नहीं, और लगाए होते और सुनाई नहीं देता तो बहुत बुरा लगता। अरे लगता कि नहीं?
अरे मैं जनरल बात कर रहा हूं, तुम अपने ऊपर काहे ले रहे हो यार? जनरल बातचीत हो रही है, यही करता है सब। ये तुमको बिगाड़ रहा है? अच्छा, तो क्यों बिगाड़ रहे हो उसको यार तुम? हैं? अच्छा, ईयरफोन का क्या करूं मैं? मेरे पास तो अपने खुद के हैं। उसके लिए तो मैं एनबी सर को बुला लूंगा, और क्या। और ठीक है, देखना। अभी ये डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है सबको, बहुत ध्यान से देखना, कुछ बताऊंगा मैं, है ना, अच्छे से समझना। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों को साउंड वेव एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि साउंड वेव इज अ वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड वेव क्या? सुनाई देने की संवेदना जनरेट करती है ना? और वो संवेदना जो आपकी आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जनरेट होती है। तो लोग इसे डिस्प्लेसमेंट की तरह ना लिख के प्रेशर के वेरिएशन की तरह लिखना पसंद करते हैं। कैसे? हाँ, तो उसे लोग फिर, अच्छा, लोगों के बोलने का तरीका होता है, वो कहते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेव। अगर इसको प्रेशर के फंक्शन में लिखोगे तो उसे प्रेशर वेव बोल देते, है वो एक ही, लेकिन बोलने का अलग अलग तरीका हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, बैग गिर गया था। ठीक है, गिरे हुए लोगों को उठा रहे हो आप लोग? ठीक है, बढ़िया। तो देखो देखो देखो, देखिए, मैं एयर का एक कॉलम टाइप का ले लेता हूं। ध्यान से देखना। इस एयर में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए ये डिस्टरबेंस आगे प्रोपगेट करेगा। मॉलिक्यूल आगे नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल उसी जगह पर अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वो डिस्टरबेंस आपको स्पेस में आगे बढ़ता हुआ मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो मैं यहां पर ओरिजिन ले लेता हूं और कोई एक पर्टिकुलर छोटे से एयर के टुकड़े को देखूंगा। ये पोजीशन एक्स है, तो परंपराओं के अनुसार ये पोजीशन क्या होगी? पक्की बात है? अच्छा, तो ये जो एक छोटा सा एयर का टुकड़ा मैंने ले लिया है, हवा का टुकड़ा, इसकी लंबाई क्या है? dx है। और अगर मैं इस पाइप का, जो हाइपोथेटिकल पाइप बना रखा है, इसके क्रॉस सेक्शन को a ले लूं, a ले लिया है। इक्वेशन में वेव की लिख ले रहा हूं, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो अभी अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर एक एयर का कॉलम बन रहा है, छोटा सा टुकड़ा ले लिया गया है, इसका वॉल्यूम क्या है? एडीएक्स। वॉल्यूम क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा कि अगर एक परंपरा होती है हमारे यहां, जैसे अगर किसी ने आपको दिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको आप ऐसे अगले स्टेप में लिखते हो कि y में अगर थोड़ा चेंज किया तो x में थोड़ा चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? और फिर आप इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स बताया करते थे। तो परंपरा ये होती थी कि अगर x में थोड़ा सा चेंज किया, x चेंज हुआ x प्लस डी एक्स में, तो y किस में चेंज हुआ? y प्लस डी वाई में चेंज हुआ, है ना? इसको y माइनस डी वाई कभी नहीं लिखते हम। अगर हमने y माइनस डी वाई लिखा, हमारे सारे फॉर्मूला की एरर पिट जाएगी। मैथमेटिक्स विल टेक इट्स ओन केयर, वो अपने आप एडजस्ट करेगी जहां माइनस हो रहा होगा, तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, ये मैथमेटिकल परंपरा पता है ना सबको? बढ़िया, ठीक है। तो अभी देखना ध्यान से, एक्स पोजीशन वाली लेयर मान लो एस आगे जाती है, तो ये वाली लेयर को मैं लूंगा एस प्लस डी एस आगे। अगर x के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट s लिया है, तो x प्लस डी एक्स के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगा? s प्लस डी एस लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का नहीं है? अभी ऐसे मैंने सोच रहा हूं मैं
कि मेरे ये दो हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में कोई एक वॉल्यूम ऑक्युपाइड है और वो वॉल्यूम है ए डी एक्स। डी एक्स क्या है? इनके बीच का गैप है। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है? ए डी एक्स। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूं एस आगे और इस वाले हाथ को भी ले जाता हूं एस आगे। अब वॉल्यूम कितना है? सेम वॉल्यूम। क्या बात कर रहे हो? फिर से देखो, अभी वॉल्यूम कितना है? ए डी एक्स। इसको ले गए एस आगे, इसको भी एस आगे ले गए, वॉल्यूम उतना ही रहा। अच्छा, इसको मैं डीएस और आगे ले गया, अब वॉल्यूम कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? अभी तक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया था। फिर जैसे ही इस लेयर को डीएस आगे ले गए तो यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम बढ़ा है। कितना वॉल्यूम बढ़ा है? ए डी एस के बराबर वॉल्यूम बढ़ा है। तो डीवी की वैल्यू अगर आप कहोगे तो आप कहोगे ए डी एस के बराबर, और वॉल्यूम की बात करोगे तो आप कहोगे ए डी एक्स के बराबर। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहना तो पड़ता है यार, कि नहीं कहना पड़ता? तो मैं क्या करूं? तुमने तो कह दिया, हम मना ऐसे हम कह देते हैं। अभी मुझे पता है कि एक चीज होती थी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कि उसका कोई फॉर्मूला होता था यार। माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। होता था कि नहीं होता था? होता तो था। तो मैं क्या करूं? बोले ऐसे करो। और कैसे करोगे? तो डीवी बाई वी की वैल्यू तो तुम्हें दिख रही होगी, तो बताओ मुझे क्या रख दें इसको। तो माइनस डीपी, वी की वैल्यू आ गई ए डी एक्स, और ये वी डीवी था ए डी एस। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो ए से तो ए उड़ गया है, उड़ गया। तो ये डीपी कितना आ गया यार? बी टाइम्स ऑफ डेल एस बाई डेल एक्स। ये मैं डी की जगह डेल बदल देता हूं जब भी मेरा मन करता है। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये मैं मन से नहीं करता हूं, ये करना पड़ता है इसे। किसी मूवमेंट पर ये सारी बातें हो रही हैं जब ये एस डिस्प्लेस है और ये एस प्लस डी एस डिस्प्लेस है। अगर समय बदलेगा तो ये दोनों चीजें बदल रही होंगी, तो उस अलग अलग समय पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन हम किसी मूवमेंट पर देख रहे हैं कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया, अलग अलग समय पर अलग अलग चेंज आएगा। और अगर आपको चेंज की बात करनी है तो किसी पल आप बताओगे कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसी मूवमेंट पर, है ना? तो इसका मतलब है इस समय समय क्या है? रुका हुआ है। एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर आप देख रहे हो, तो ये डीपी आ गया। डेल एस आपके पास था, तो क्या आप मुझे डेल एस बाई डेल एक्स बता सकते हो? बताओ मुझे। तो माइनस डीपी इज इक्वल टू कितना आ गया? जल्दी बताओ। बी की जगह बी, डिफरेंशिएट इट। बी एस नॉट के, माइनस उड़ गया भैया, साइन का कॉस हो गया है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो डीपी, ये प्रेशर वेव आ गई, बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सुन रहे हो? ये प्रेशर वेव आ गई। ये डीपी कौन है? चेंज इन प्रेशर। कहां पर चेंज हो गया प्रेशर? एक एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता था। कितना एटमॉस्फेयर रहता था? जब आप जहां पर किसी कमरे में, अगर आप किसी जगह पर है तो वहां पर प्रेशर 1 atm है। लेकिन जब आप बात करोगे तो वो प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 प्लस बी एस नॉट के से कहां तक लाई करेगा? 1 माइनस बी एस नॉट के। इसको मैं पी नॉट लिख दूं। अरे समझ रहे हो मेरी बात? ये प्रेशर का वेरिएशन बी एस नेट के, कहीं पर प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? 1 atm प्लस बी एस नॉट के। मिनिमम प्रेशर कितना होगा? 1 atm माइनस बी एस। जब रेयर फ्रैक्शन होगा, लेयर्स दूर दूर भागेंगी, लेयर्स क्या हो रही हैं? दूर दूर भाग रही हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा?
और जब लेयर पास पास आएंगी प्रेशर बढ़ जाएगा। मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? BS नॉट के। घटेगा BS नॉट के। ये कौन है फिर? ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड है यार। कौन है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है। तो अभी आपके पास सिचुएशन आ गई थी कि आप लिख रहे थे dP इज इक्वल टू BS नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस KX। सुन रहे हो? अच्छा, कुछ लोगों को ये डीपी पसंद नहीं, हालांकि कुछ लोग रोज बदलते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, ठीक है श्रेया, तुम भी रोज बदलती हो डीपी? तुमने बता दिया। इसने ये नहीं कहा कि नहीं, इसने अगल बगल देखा कौन ने बताया। ठीक है, तो बदलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे तो डीपी बदलेगा और क्या, है ना? तो सुनो ध्यान से, कुछ लोगों को क्या पसंद नहीं है, ऐसे वो कहते यार ये डीपी डीपी अच्छा नहीं लगता। हमें पता है कि ये प्रेशर का वेरिएशन है, तो इसे डीपी ना लिखें आप, उसे लोग पी ही लिखना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखना कि पी लिख जरूर रहे हो, लेकिन ये पी क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर है। ये जिस जगह पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस जगह का प्रेशर नहीं है, उस जगह का प्रेशर होगा 1+P। कितना होगा? यूनिट यूनिट अपने सेट करना। तो ये पी को ही लोग लिख देते हैं ऐसे, पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस KX। और पी नॉट कौन है? मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर, BS नॉट के। तो ये प्रेशर वेव आ गई, कोई दिक्कत है? तुमने डिस्प्लेसमेंट वेव क्या ली थी? साइन ओमेगा टी माइनस KX ली थी कि नहीं ली थी? ली तो थी ये ना तुमने। कुछ सीखना चाहोगे तो सिखाऊं? सिखा दें? चलो आओ जी। कहाँ हूं जी? ठीक है, देखो, T इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं तुमसे कहूं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाओ, SX ग्राफ, तो अभी यहां पर T की वैल्यू 0 रखोगे तो ये cos KX का ग्राफ बनेगा। cos KX का ग्राफ मेरे ख्याल से ऐसा बनता होगा, ऐसा ही बनेगा। कब बनाए ये ग्राफ? T इज इक्वल टू 0 पर, तो T 0 रखा तो cos KX बन जाएगा माइनस, पता ही है ना कि उड़ जाता है। और T इज इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? बोल दो ना यार। ये नहीं, ये नहीं, अबे ये क्या हो गया? ये तो साइन KX का माइनस साइन KX का। बहुत गरीबी आ गई यार। ये कौन सा ग्राफ था? ये डिस्प्लेसमेंट का है ना, तो माइनस साइन KX का बना ना, ये तो दिख रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और प्रेशर वाले ग्राफ में T0 पुट करोगे तो cos KX आएगा। कंफ्यूज ना करें। अब तुमने कंफ्यूज कर दिया, आराम से बनाना पड़ेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? सुनना ध्यान से, ठीक है? मैं उसकी बातें मत सुनना, मेरी बातें सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एक एक पार्टिकल चलेगा और उससे हम प्रेशर देखेंगे, ठीक है? अभी देखो यहां पर एक पार्टिकल है, ये अपनी मीन पोजीशन से आगे है या पीछे है? आगे है, पीछे है? तो जो नीचे है वो पीछे है। ये सब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किधर है?
पक्की बात है। ये वाला पार्टिकल कहां है? ये कहीं नहीं, ये मीन पोजीशन पर है यार, ये तो मीन पोजीशन पर है ना। और ये वाले पार्टिकल किधर हैं? मीन पोजीशन से आगे हैं। अगर वेव ना होती, क्या ना होता? अगर वेव ना होती तो क्या होता? ध्यान से देखना। मैं यार गरीबी बहुत ज्यादा हो रही है। हटवे। देखो देखो, अगर वेव ना होती तो ये लेयर्स जो थी, मॉलिक्यूलर लेयर्स, ये एकदम बराबर सेपरेशन पर ऐसे ऐसे होती। कैसे कैसे? ऐसे। अगर वेव ना होती इधर, तो बोर्ड पर नजर रखना, ध्यान से सुनना। अभी देखिए, आपको एस वर्सेस एक्स ग्राफ दिया गया है। ये मॉलिक्यूल अपने मीन इस पॉइंट के इस तरफ के सारे मॉलिक्यूल इधर की तरफ खिसके हुए हैं। किधर खिसके हुए हैं? ये लेयर्स सारे, ये मॉलिक्यूल इधर खिसके हुए हैं, इधर खिसके हुए हैं, इधर खिसका हुए हैं, ये इधर खिसके हुए हैं। समझ रहे हो? और इधर के सारे मॉलिक्यूल इधर खिसके हुए हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। तो यहां क्या है? रेयरफेक्शन है। यहां पर क्या है? अरे सारे मॉलिक्यूल इधर से इधर के इधर को गए हुए, इधर के इधर के गए हुए, तो यहां पर क्या है? अरे रेयरफेक्शन है यार। और वो ग्राफ तो मुड़वा दिए मेरा, बोले उड़ा दो, दोबारा बना लेना। तो अभी अगर मैं उस ग्राफ को दोबारा से देखूं, तो इस चीज का ग्राफ था, वो कॉस का था कि साइन का था? कॉस का था। कॉस के एक्स का ग्राफ था कि नहीं? तो ग्राफ कुछ ऐसा था मेरे ख्याल से, ऐसे करके। तो ये वाला जोन इधर टकरा रहा था, तो यहां पर प्रेशर कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब है एक एटमॉस्फेयर से कम है, मतलब यहां रेयर फ्रैक्शन है। तुम्हें ये ग्राफ मिलेगा, तुम यहां बता दोगे कि कहां रेयर फ्रैक्शन है और कहां पर कंप्रेशन है। अगर मैं इसके पीछे का पार्ट आगे देखूं, तो ये पार्टिकल किधर है? ऊपर है। ऊपर का मतलब आगे की तरफ शिफ्टेड है। ये वाले इधर शिफ्टेड है, ये वाले इधर शिफ्टेड है। यहां कौन है? कंप्रेशन है। अरे नहीं दिख रहा? ये मॉलिक्यूल आगे शिफ्टेड है, ये मॉलिक्यूल पीछे शिफ्टेड है। यहां कौन है? कंप्रेशन है। यहां के मॉलिक्यूल पीछे गए हुए, यहां के आगे गए हुए, यहां कौन है? रेयरफेक्शन है। दिख रहा है? पक्की बात है। अगर तुम्हें मैथ्स आती हो, जो कि तुम्हें आती है, जो कि तुम्हें आती है, तो मैंने एक रिलेशन बीच में फाइंड किया था, और वो था डीपी इज इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। याद आया क्या? ये आया था बीच में, ये लिखा हुआ है। इस रिलेशन से मैंने डिराइव किया था रिलेशन आगे। तो अगर तुम यहां पर देखो, ये डेल एस बाई डेल एक्स यहां पर क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? स्लोप नेगेटिव है। तो यहां पर अगर स्लोप नेगेटिव है, तो ये टर्म आएगा नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है एक्सिस प्रेशर। यहां पर स्लोप कैसी है? तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, मतलब लो प्रेशर। समझ में आ रही बात? अगर तुम्हें फॉर्मूले से देखना हो, फॉर्मूले से देख लो। नहीं तो ऊपर का मतलब पीछे और नीचे, अयो, ऊपर का मतलब आगे और नीचे का मतलब पीछे। कंप्रेशन, पीछे, आगे, रेयर फ्रैक्शन। ऐसे ही तुम सब जगह देखते चले जाओगे, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन पहचान लोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देगा तो पहचान लोगे। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, है ना? क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं, बस ज्यादा नहीं। ये जितना पेट हो उतना ही खाना खाना चाहिए। हम्म। ठीक है, आगे। हाँ जी। क्या बेटा? वेव्स की स्टडी एरोडायनेमिक्स में आती है। वेव्स की स्टडी में एरोडायनेमिक्स आता है। तुम्हारा सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है।
सुनो सुनो सुनो, अभी अभी धीरे धीरे सीखेंगे ना, ध्यान से देखना। प्रेशर वेव अगर डिस्प्लेसमेंट, देखिए एक रिलेशन दिमाग में रखना होगा, और वो रिलेशन है कि dp इज इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स, है ना। और कुछ लोग इसी को लिख देते हैं p इज इक्वल टू माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था हाफ रो ए स्क्वायर वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। तो वी वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ वेव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया है। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता था। देखिए कई बार लोग क्या है कि इस फॉर्मूले को भी नकार देते हैं, वो कहते हैं अगर तुम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए लिखोगे और तुम्हारे जिस तरह की देश की परंपराएं चल रही हैं उसमें तुम लिखोगे रो एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये एस नॉट क्यों लिख दिया एक ही जगह यार। अब हम वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एस नॉट में दिखा रहे थे ना। हाँ, लोग इसको भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, लोग बोलते हैं कि जब प्रेशर के टर्म में तुमने सारी चीजें दे रखी हैं तो इंटेंसिटी को भी प्रेशर के टर्म में ही दो। अब ये तो कैसे हो पाएगा यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हो पाएगा? हाँ जी बोलो, आप बता रहे थे, बताएं कैसे। ये बोल रहे हैं कि आप एस नॉट को हटा दो ना यार, आपको पता था कि पी नॉट की वैल्यू बी एस नॉट के आई थी कि नहीं, तो आप एस नॉट को हटा दोगे, फिर इसके रूप कुछ कुछ इधर उधर चेंज करोगे, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा पी नॉट स्क्वायर अपॉन नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं बदल नहीं रहा हूं, रिजल्ट मुझे याद है, बदल बदल नहीं रहा हूं मैं, तुम्हें याद नहीं। टू रो वी, ये याद रखना। और किसी को अगर मान लो मन करे कि उसको फाइंड करना है तो फाइंड करना, तरीका तो बता ही दिया है, एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग हूं मैं थोड़ा। अरे नहीं नहीं, अभी तुम्हें बहुत ऊंची उड़ानें भरनी है कि नहीं। अरे ये फॉर्मूला तो चेक कर लो कोई, चेक कर लिया, थैंक यू थैंक यू। बदलने का मन करे तो बदल सकते हो, है ना। ये v की वैल्यू याद रखना, अंडर रूट बी बाई रो से बदलोगे तो तुम जो है b को भी एलिमिनेट कर सकते हो जी। वेलोसिटी, ये b बल्क मॉडुलस, v वेलोसिटी ऑफ वेव, तो b बाई रो, यहां पर v वेलोसिटी ऑफ वेव है ये, इसको याद रखना यार, इसको ड्राइव करके फिर भी रट्टा ही मारना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि बहुत देर तक इधर उधर करके मुश्किल से आता है, और बी को हटाना पड़ता है, फिर किसको हटाओ, फिर उसको हटाओ, फिर बाद में फिर से बी को लेके आओ, तो सीधे याद रखना बस, इसको कोई घबराने की बात नहीं। अच्छा देखो क्या है, इंटेंसिटी समझते हो, इंटेंसिटी क्या होती है। अब साउंड वेव की इंटेंसिटी की बात होगी तो आपके कान के पर्दे पर कितने वॉट एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ रही है उसे आप इंटेंसिटी समझोगे, है ना। और हमारे सेंसेशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो अभी जैसे अगर मान लो हमें सुनाई देना शुरू करता है, क्या हम हर तरह के इंटेंसिटी के साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे साउंड हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो मिनिमम इंटेंसिटी जहां से हमें सुनना सुनाई सुनाई देना शुरू होता है वो क्या होती है, मिनिमम इंटेंसिटी वो कितनी होती है, 10⁻⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं आई नॉट। इतना मिनिमम यहां से हमें लगेगा कि हाँ अब साउंड आया, शुरू हुआ है, इससे कम इंटेंसिटी अगर होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कोई गाना बज रहा है। मैक्सिमम वो होती है जिसमें आपको सुनाई देना फिर से बंद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए।
वो मैक्सिमम हो गई। अरे वो पर्दा ही तो है, उसको तुम ज्यादा फड़फड़ा दोगे तो वो फड़फड़ा के बाहर आ जाएगा। वो क्या कर लो, अब सुन ले वो। और क्या। अरे तुमने देखा होगा वो जो बॉक्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, डीजे डीजे, उनके स्पीकर्स के वो जो पर्दे हैं ना, वो ऐसे 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 भागते हैं। अब तुम ज्यादा ही कर दोगे तो फिर तो स्पीकर फट जाता है, और क्या नहीं हो जाता है ऐसा। ठीक है, खैर देखिए क्या है, ह्यूमंस के लिए एक बड़ी समस्या है, जहां से उन्हें सुनाई देना शुरू करता है वो वहां से चीजों की स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम्हें सुनाई देना शुरू हुआ तो तुम बोलोगे अच्छा अब ये साउंड स्टार्ट हुआ है। तो ये जो इंटेंसिटी है, अब तुम किसी से थोड़ी बोलते हो कि ऐसा है कि इंटेंसिटी 2 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर कर देना भैया। तुम सीधे बोलते हो वॉल्यूम 5 कर दो, बोलते हो कि नहीं। ये क्या है वॉल्यूम 5? ठंड लग रही है तुमको? नहीं आज थोड़ी लग रही, आज तो कहने लगे स्वेटर अपना अपना। ठीक है, तो अभी आप जो साउंड सुनते हो उसके हिसाब से आप चीजों के स्केल बदल देते हो। स्केल हम सिंपलर रखना पसंद करते हैं, है ना। अगर हमें सोना खरीदना होता है तो उसके लिए स्केल हमने रख रखा है तोला, 1 तोला 2 तोला 3 तोला। हाँ, अगर हमें बजरी रेत खरीदनी होती है तो हम वहां पर स्केल रख देते हैं टन। तो क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, हम उसके लिए बड़े बड़े स्केल ले आते हैं। छोटी क्वांटिटी होती है, छोटे छोटे नंबर छोटे रहेंगे हमेशा, 1 2 3 4 5 10 ऐसे ही गिनती हमें पसंद है। कोई बोले 10⁻⁻8 किलोग्राम या टनेज चीज ले आओ, हम कहेंगे फालतू की बात मत करो। 1 2 3 4 5 छोटे छोटे नंबर में कहते हैं, यहां तक कि 5 किलो को भी लोग पसेरी के नाम से बोला पुकारते हैं। कहने लगे 2 पसेरी दे दो, 10 किलो बोलना मुश्किल लग रहा है उसको, बोले 2 पसेरी दे दो भाई साहब। ये चलता है सच में। पसेरी नहीं सुना तुम लोगों ने? सुना होगा। हाँ, अभी तो 2 3 बार बोला मैंने। 1 पसेरी 5 किलो के बराबर। एक्चुअली पसेरी 5 किलो नहीं होता है। पहले एक यूनिट सिस्टम इंडिया में चलता था जिसका नाम था सेर। सेर सेर शेर नहीं, सेर। 1 शेर 2 शेर 3 शेर 4 शेर 5 शेर, 5 शेर का मिला के पसेरी। 1 शेर 1 किलोग्राम से थोड़ा कम होता है। तो बाद में जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ तो लोगों ने 1 किलोग्राम, 1 शेर के जो वेट थे उनमें एडिशनल एक वेट देना शुरू कर दिया जिससे वो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सके। 1 तोला 10 ग्राम, इंटरनेशनल इंडियन 12 ग्राम। इंडियन तोला जो होता है वो 12 ग्राम होता है, और इंटरनेशनल जो है वो अब सब लोग 10 ग्राम ही दे रहे हैं जी। कुछ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सुन रहे हो, ध्यान से सुनते रहना। एक आपने उसका नाम सुना होगा रिक्टर स्केल का, सुना है कि नहीं? रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है? अर्थक्वेक मेजर करता है। कितने अर्थक्वेक आए ये बताता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर आता है। रिक्टर स्केल तुमने सुना होगा वो कि भाई रिक्टर स्केल 7 आ गया, 6 आ गया, 7 में तो तबाही शुरू हो जाती है। 6.7 6.8 में तबाही शुरू। अगर रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी, रिक्टर स्केल में कोई यूनिट नहीं होता पहली बात, रिक्टर स्केल 7 इज सफिशियंट, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी 7 मेजर की गई, बहुत तबाही होती। 7 से अगर 8 हो गई, एक्चुअली ये लॉगरिथमिक स्केल है। कौन से स्केल है? तो एक यूनिट बढ़ने का मतलब है 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ जानी। तो अगर 7 से आप 9 पर गए हो तो 100 गुना बढ़ चुका है डिस्ट्रक्शन, 100 टाइम्स डिस्ट्रक्शन राइज कर जाता है। इसी तरह से यहां पर, यहां से हमें सुनाई देना शुरू करता है। तो हमने एक स्केल बनाया, उसको हमने कहा साउंड लेवल। क्या कहा? साउंड लेवल। अब ये साउंड लेवल हम अपने परसेप्शन ऑफ साउंड के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। साउंड लेवल, तो साउंड लेवल क्या होता है? इसको हमने नाम दिया बेल, और बेल की वैल्यू क्या होगी? log base 10 I/I0। ठीक है,
तो अगर आई की वैल्यू आई नॉट के बराबर रख दें, कोई साउंड जिसकी इंटेंसिटी, मतलब ये हो गया बेसिकली log बेस 10, आई की वैल्यू आई और बेस -8, अगर साउंड की इंटेंसिटी 10 टू दी पावर -8 ही है तो कितने बेल साउंड प्रोड्यूस हुआ? 0। आप कहोगे यहां से शुरू हो रहा है तो 0 से शुरू होगा ना यार। तो अभी अगर मैं तुम्हें कहूं कि भैया इंटेंसिटी की वैल्यू 10 टू दी पावर -7 कर दी गई, तो मुझे बेल बताओ कितने आएंगे? पक्का 1 बेल। तो साउंड लेवल को आप लिख देते हो 1 बेल। क्या लिख देते हो? अच्छा, इंटेंसिटी की वैल्यू 10 टू दी पावर -6 करेंगे तो साउंड लेवल कितना आएगा? 2 बेल। बढ़िया है जी, 2 बेल जी। ओहो, मैं गलत बोल गया, आई एम सॉरी। सही बता रहे, -12 ही होता है, मेरी गलती हो गई, -12 ही होता है, मुझे याद आ गया, धन्यवाद। अच्छा वो बता दिए, -8 कैसे लिख गया मैं? नहीं नहीं, 12 ही होता है, इसको बदल दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये -11, ये -10, तो साउंड लेवल ऐसे आता जाएगा। ठीक है, अगर इंटेंसिटी कर दी जाएगी 10 टू दी पावर -6 तो साउंड लेवल कितना आएगा? पक्का 6 बेल। अच्छा, लेकिन ये बेल जो थे ना लोगों को पसंद नहीं आए। लोगों ने कहा कि हमको बेल पसंद नहीं आ रहा तुम्हारे, तो अपने अपने देश में बना लिए कौन से बेल? देसी बेल। तो देसी बेल आ गए ना, देसी बेल। ठीक है, तो अब साउंड लेवल को हम लोग बेल में नहीं नापते, देसी बेल में नापेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब अगर साउंड लेवल को डेसिबेल में नापोगे तो साउंड लेवल की वैल्यू एक बेल में 10 डेसिबेल। ये बात क्लियर है? डेसी मतलब डेसीमीटर, डेसीग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। याद है सबको? नहीं है याद? अरे यार ये टेबल याद रखो यार, बचपन में रटाई जाती है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये तो पता होना चाहिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो अभी अगर इसको एक लोगे, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये ग्राम में भी बने। इसको एक लोगे तो ये 10 होगा, 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 इसको एक लोगे तो, समझ रहे हो, 10 टाइम्स बढ़ता जाता है। ये रिलेशन याद भी रखना चाहिए, ये बहुत काम का रिलेशन है। खैर चलो, तो अभी साउंड लेवल को आप अगर डेसिबेल में लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log बेस 10 आई बाई आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या है? 10 टू दी पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ये जो हमने स्केल बनाया है ये हमारे सुनने की संवेदनाओं के अनुसार है। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे कुछ पूछ लेता हूं तो पूछ लो। तो साउंड लेवल 4 डेसिबेल से 6 डेसिबेल पर जा रहे हैं। याद रखना भी ये बेल नहीं है, ये कौन से बेल हैं? हाँ डेसिबेल है।
4 डेसिबल से 6 डेसिबल जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पर इंटेंसिटी एन आई है, तो एन की वैल्यू बताना। नहीं नहीं, ऐसे मैंने कहा था ये बेल नहीं है, और पूरे इक्वेशन में वैल्यू रख के सॉल्व करो, जल्दी मत करना, सॉरी। तो देखो इक्वेशन में रख के सॉल्व करना कि इंटेंसिटी कितने गुना हो गई, प्रॉपर करना, जल्दी मत करना, लॉगरिथमिक स्केल है, फंसा देगा। तो तुमने लिखा 6 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 आई एन आई बाई आई नॉट। फिर तुमने लिखा 4 इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट। अब इसको डिवाइड मत करना, बस क्या करोगे, कर दो माइनस, माइनस करना। तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2, 10 लॉग बेस 10 एन। तो एन की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी तुमने सोची थी। एन की वैल्यू क्या आई, बहुत गंदी वैल्यू आई ना। हाँ, अभी दे दिए थे बढ़िया वाला आंसर के लिए, अरे भाई साहब 10 दूना 100, ऐसे नहीं होगा, ये डेसिबल है ना, यहाँ कहानी बदल चुकी है। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 0.2 बराबर एन। गंदे गंदे आंसर होंगे और एक तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार भी होगा, तो प्रॉपर लिख के घटा के सॉल्व करना, डिवाइड मत कर देना, नहीं तो फंस जाएंगे सवाल में सब, फिर तुम लॉग से लॉग उड़ा दो, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा एक बात और, तेजी बढ़ाते हैं साउंड, तेजी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, तेजी नहीं बढ़ाएंगे हम। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, तुम बढ़ाते हो, मैं कुछ नहीं बढ़ाता, ये गरीब लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए थोड़े ही है। तुम डेसिबल बढ़ाते हो, सुनाई तो दे, कम से कम जोर से तो बोलो, खड़े होके बोलो, मैं कह रहा हूं, 1 मिनट, अरे सुनने दो। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो आप, वो एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे, केवल हम एम्पलीट्यूड बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते। फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो साउंड की क्वालिटी पूरी तरह से बदल जाएगी, लता मंगेशकर से मुकेश कुमार आ जाएंगे, किशोर कुमार ठीक है इनके लिए, कुमार सानू आ जाएंगे, समझ रहे हो। हिमेश रेशमिया को ना बुला लेना बस, हाँ वो फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी साउंड की बहुत सारी क्वालिटी है, खैर छोड़ो अभी, अभी देखो इधर, कुछ बताना था यार, लता मंगेशकर को नहीं यार, देखो देखो देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज नथिंग बट अंडर रूट बी बाई रो। ये बी कौन है, बी कौन है, बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान से देखिएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। तो अभी एयर का कोई कॉलम कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के प्रोसेसेस से गुजर रहा है, एयर कंप्रेस हो रही है, फिर एक्सपेंड कर रही है, कंप्रेशन रिलैक्सेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन रिलैक्सेशन कंप्रेशन रिलैक्स, ठीक है। तो मतलब जो एयर का कोई छोटा सा हिस्सा अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, कभी प्रेशर घट रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने कई कैटेगरीज में पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है आइसोकोरिक, तो ये है नहीं,
क्योंकि वॉल्यूम तो बदल रहा है। आइसोबारिक ये है नहीं क्योंकि प्रेशर बदल रहा है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है, तुमको कैसे पता? एडियाबैटिक है, तुमको कैसे पता? आइसोथर्मल है, क्यों नहीं है? टेम्परेचर कैसे बदल जाएगा? अरे यार मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों को गर्मी लग रही है क्या? अरे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी होगा। और भाई साहब गर्मी गर्म, भाई साहब मुश्किल होगी, बातें बंद करो भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है तुम्हारे चक्कर में। ऐसा होता है क्या? है बहुत सारे लोग, तब भी नहीं होता यार। सर्दियों में पता लगा लो हु लगे पड़े चिल्लाने के लिए, क्या हुआ ठंड लग रही ना, अभी पूरा कमरा गर्म हो जाएगा 5 मिनट में। ऐसा नहीं होता है यार, उससे ज्यादा तो हूला क्या, झींगा लाला हु। ये इतना सुंदर गाना, उसमें उसने बीच में घुसा दिया झींगा लाला हु। सुना है तुमने गाना? ठीक है, पहली बार सुना है। ठीक है, तो देखो देखो, न्यूटन 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 ने क्या कहा कि प्रोसेस कैसे हैं? आइसोथर्मल हैं। और ये न्यूटन ने कहा है, तो आसानी से कोई कुछ बोलेगा नहीं। लोग कहेंगे ठीक है साहब, आप बोल रहे हैं तो होंगे, है ना। और बी की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप फाइंड करते थे तो वो पी के बराबर आती थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन हाइपोथेसिस वेलोसिटी ऑफ साउंड आना चाहिए अंडर रूट पी बाई रो। लेकिन अब हम जानते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ एक साथ मिला है, कि ये फॉर्मूले से जो वैल्यूज आती हैं वो ठीक नहीं है ना। ये वैल्यूज ठीक नहीं देता, इसमें करेक्शन किया था किसी ने। उस आदमी का नाम क्या था? लाप्लास था। वो प्लास लेके घूमता था। लाप्लासिस करेक्शन। देखिए इसका लाप्लासिस हाइपोथेसिस नहीं बोलते, लोग बोलते हमने करेक्शन ही तो किया, कोई खास बात थोड़ी है, छूट गया होगा, न्यूटन सर से छूट गया होगा, तुमने लगा दिया थोड़ा सा। लाप्लास ने क्या कहा था? एडियाबैटिक क्यों कहा उसने? देखिए क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। किसी को पता है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है सोनिक। 20 हर्ट्ज से, और जो हमें बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत प्यारा सुनाई देता है, वो है 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज के आसपास का जो साउंड है वो हमको बहुत ही आराम से कंफर्टेबली सुनाई दे जाता है और अच्छा लगता है। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी जाए तो वो चिलनेस उसमें आने लगती है, तीखी आवाज होती है, कई बार वो चुभती है कानों में। मच्छर की साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो तुम्हारे कान के आसपास मच्छर आके बोलता है कि अब तुम देख ले, अलग ही चल रहा है, उठा लो उठा लो। मच्छर की भिनभिनाहट कैसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, इरिटेटिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेर की दहाड़ पसंद है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ना। शेर की दहाड़ थोड़ी पसंद होती है किसी को। अच्छा ऐसे सोचो कि पीछे से शेर आके दहाड़ दे, वो शेर उसके बाद चला जाए ना, आदमी यहाँ निपट जाएगा, हार्ट फेल हो गया, किले मर गया है। अच्छा जब शेर जैसे सामने आ जाता है ना, तो आपके सेंसेशन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मतलब शेर आपको खा जाएगा ना, आपको फील ही नहीं होगा, बोला अच्छा खा रहे हो खाओ। ऐसा होता है सच में, सेंसेशन पूरी तरह से खत्म। ये नेचर है ना, ये नेचुरल है एकदम। अगर आप, भेड़े नहीं होती भेड़े, भेड़ों को देखना कभी, भेड़िया शिकार करने आता है, भेड़ ऐसे खड़ी रहती है, खा ले, उसको सेंस ही नहीं है, मतलब वो चलती भी नहीं है, वो ऐसे खड़ी है, ऐसी खड़ी हुई है। आ गए, ओके, टेक योर ब्रेकफास्ट। सेंस ही नहीं रहते उनको।
इसीलिए नेचर ने उसको ऐसे बनाया कि उसको सेंस, उसको पता ही नहीं चलेगा। भागता है लेकिन पकड़े जाने पर उसे वो पेन फील नहीं होता। जैसे उसको लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते अपने यहाँ। अच्छा तुमने कभी ह्यूमन से बात करो ना, जैसे कभी कोई किसी एक्सीडेंट से गुजरा हो, तो एक्सीडेंट से गुजरा, मेरे एक परिचित, पुराने परिचित, वो ट्रेन के ही नीचे आ गए थे। तो अब क्या हुआ कि पूरी ट्रेन उनके ऊपर से घुसी लेकिन पैर ऊपर उठ गया। तो पैर ऊपर उठ गया तो वो किसी चीज से टकराया होगा तो पैर अलग हो गया। वो उठे, उन्हें पता ही नहीं कि पैर अलग हो गया। सच में बता रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस मैंने लिए थे। वो बोले मुझे पता ही नहीं कि पैर अलग हो गया। मैं तो ऐसे उठा कि अरे कुछ नहीं हुआ, फिर पता चला अरे खड़े तो हो ही नहीं पा रहे, फिर देखा पैर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जब आपके सामने वो सिचुएशन आएगी तो आप सीधे राम नाम सत्य वाली सिचुएशन में जा चुके हो। अब आपको पेन फील नहीं हो रहा है। पेन फील होता तो यार पैर उड़ा, वहां पर पता लगा उछलना कूदना शुरू कर देता आदमी, उसको पता ही नहीं चलता है। और ये होता है नेचुरली, ये नेचर का गेम है, चक्कर में नहीं पड़ो, वापस आ जाओ। लाप्लास को बुलाओ, यार तुम लोग कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो मुझको। हाँ मैं ये कह रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी, बेस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें बहुत आसानी से सुनाई देती है वो कौन सी है? 1000 हर्ट्ज। ध्यान से सुनना, 1000 हर्ट्ज का मतलब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोसेसेस। कंप्रेशन रेयरफैक्शन 2 बार होगा ये एक साइकिल में। इसका मतलब है 2000 बार कंप्रेशन होगा एक सेकंड में, 2000 बार रेयरफैक्शन होगा। तो अगर एक सेकंड में 2000 बार एयर कंप्रेस हो रही है और फिर एक्सपेंड कर रही है, तो क्या उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि वो हीट को सराउंडिंग से एक्सचेंज कर सके? क्योंकि प्रोसेस अगर बहुत फास्ट हो जाता है तो वो प्रोसेस में हीट को इस गैस से, इस एयर से, सराउंडिंग एयर के बीच में एक्सचेंज का समय ही नहीं मिलेगा, है ना? तो जब समय ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है वॉट एवर हीट इज जनरेटिंग और एब्जॉर्बिंग, वो अपनी ही हीट को वहीं रखे हुए है, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। ये सजेस्ट किसने किया? लाप्लास ने किया। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस आता है वो कितना आता है? गामा पी। आर मत बोल देना इसको। कौन है ये? गामा पी। गामा भूल गए? अरे एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी टू दी पावर गामा होता था और मैंने सारे बल्क मॉडुलस फाइंड करवाए थे तुम्हें। तो ये गामा पी के, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या आ जाएगी? अंडर रूट गामा बी बाई रो होता था ना, गामा पी बाई रो के बराबर आ जाएगी। अच्छा बताओ, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? तो v इज इक्वल टू हमको दिख रहा है अंडर रूट गामा पी बाई रो। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी विल नॉट चेंज। है ना? तो अभी देखो क्या होता है, P बाई रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर डबल करोगे, डेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगी। तो प्रेशर के बदलने से वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब पड़ेगा? जब टेम्परेचर बदलोगे तो ही वेलोसिटी ऑफ साउंड बदलेगी। तो सर्दियों में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी कि गर्मियों में? है? अरे भैया यार क्या कह रहे हो भैया? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। अब बताओ, गर्मियों में ज्यादा होगी। ऑक्सीजन गैस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी या हाइड्रोजन गैस में? हाइड्रोजन गैस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन गैस में साउंड की स्पीड कम होगी। तो बरसात में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी या फिर सर्दियों में साउंड? नहीं, सर्दियां नहीं करनी, सर्दी बरसात में साउंड की स्पीड ज्यादा क्यों होगी? हाई ह्यूमिडिटी है। क्या है? हाई ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी से क्या होगा?
डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या हवा की डेंसिटी बढ़ जाएगी? तो एयर में कौन कौन होता है? कितना परसेंट? नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78 बहुत है यार। 78% है नाइट्रोजन, और बाकी 21। अच्छा, बचे ही नहीं अब। 21% ऑक्सीजन, 1% में सब। ठीक है। अभी आपने क्या किया? ह्यूमिड एयर ले ली है। क्या ले लिया है? ह्यूमिड एयर ले ली है। तो अभी थोड़ा थोड़ा इनका परसेंटेज कम हो जाएगा और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज क्या होगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर यहां पर डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर की बात करें और मॉइस्ट एयर की बात करें, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? है? है? हम्म। अरे किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। इसको हटा दो, हटवे आप। चलो कैपिटल एम की बात करो। कैपिटल एम समझते हो? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? मॉइस्ट एयर का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है, और अगर तुमने इसमें कुछ मॉलिक्यूल वाटर के मिलाए तो ये 18 ग्राम के मॉलिक्यूल है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम हल्के हल्के मॉलिक्यूल मिलाओगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा? हो रहा है विश्वास? अगर हल्के मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो वेटेड एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। भारी मॉलिक्यूल ऐड करते तो बढ़ता, लेकिन तुमने तो वाटर ऐड किया जो कि इन दोनों से कमजोर है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, कम कम मास के मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो मॉइस्ट एयर में एम की वैल्यू क्या हो गई? कम। तो साउंड की स्पीड क्या हो गई? ज्यादा। तो जब बारिश, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो साउंड की स्पीड हो जाती है ज्यादा। ड्राई एयर में साउंड की स्पीड रहती है कम। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम लोग अगला डीपीपी करेंगे होमवर्क में। ठीक है, चलिए अगला डीपीपी करेंगे। ठीक है जी।